तो स्वागत है सर कि आपने एक बेशकीमती वक्त दिया। और मैं बता दूं आपको कि मेरे ये इंटेंशन हॉलिस्टिक हयात के पीछे आपका वो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास हॉलिस्टिक एजुकेशन था, उसी के मोटो के तहत मैं ये स्टार्ट किया हूँ जर्नी आपके हिसाब से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म सर। सर आपके हिसाब से लाइफ क्या है सर? आपकी जिंदगी रामपुर छोटे से गांव से स्टार्ट हुई, बरेली, हल्दीवा, मुरादाबाद, फिर दरभंगा, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में आप प्रणीत है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन कर रहे हैं, आप एसोसिएट भी हो गए हैं। एक लाइफ जिए आपने 1984 से लेकर के 2021 तक। तो ये जर्नी आपके हिसाब से लाइफ क्या है? अपने फेस देखा है। थैंक यू वेरी मच सलेन। पहले तो ये इस बात के लिए कि तुमने अपना चैनल शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम बोलते हो कि मोटिवेट में है हॉलिस्टिक ये एजुकेशन से या हॉलिस्टिक वाले कोर्स से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि एक टीचर होने के नाते मेरा एक अचीवमेंट होगा और मेरी उपलब्धि है कि यही काम है हम लोगों का, टीचर का। पढ़ने पढ़ाने का काम तो तुम लोग हमारे बिना टीचर नहीं भी होगा तब भी पढ़ाई ये होती ही है। बहुत ही बहुत से कॉलेजेस में टीचर नहीं होते, तब भी स्टूडेंट्स अपना मेहनत करते हैं। लेकिन एक मेन काम जो मुझे लगता है टीचर का, जो मोटिवेट करता है, तो शायद आज उस मकसद में कामयाबी मुझको मिली है थोड़ी बहुत। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारा कि तुमने काम शुरू किया और मुझे। और अब अगर तुमने पूछा मुझसे कि जैसे लाइफ क्या है, तो सच बात यह है कि देखो, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे हाथ, तुम अब जो लोग आस्तिक हैं वो लोग उसको भगवान का, खुदा का, जीसस का, जिसका भी नाम लेना चाहें उसका ले सकते हैं। लेकिन अगर क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं नास्तिक हूँ, तो मैं उस तरह से एक नेचर को मानता हूँ। नेचर जो है वो हमारी सबसे, उसको तुम गॉड का नाम ले लो, कुछ भी कर लो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं साधन जो मुझको लगता है जो हमारे हाथ में, ठीक है। तो जन्म लेना, किस घर में जन्म लेंगे, किस धर्म के घर में जन्म लेंगे, ठीक है, हमारे माता पिता कौन होंगे, ये सब कुछ हमारे हाथ में। हमें किसी को कुछ पता नहीं, ठीक है। ये सडनली एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम लोग, ये इत्तेफाक है कि तुम अपने माता पिता के घर में पैदा हुए, मैं अपने माता पिता के घर में पैदा हुआ, तुम यहाँ बिहार में पैदा हुए, तुम उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, ये हम लोगों के हाथ में। लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हमारा विकास हुआ है, तो हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद तुमने कहा कि लाइफ क्या है, सबकी डेफिनेशन देखो अलग अलग होती है। वो एक सेट डेफिनेशन है, बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, सबने जीवन को अलग अलग देखा है। कुछ कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है, एक जर्नी है, लाइफ इज जर्नी। कुछ लोग कहते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, ये संघर्ष करना है। कुछ लोगों के लिए एंजॉयमेंट है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ हम लोगों का अपना परसेप्शन, दिस इज प्योरली आवर ओन परसेप्शन, इन विच पर्सपेक्टिव वी आर टेकिंग अवर लाइफ। हम अपने जीवन को किस तरह से ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारे हालात पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब मान के चलो आप अगर ऐसे घर से बिलोंग करते हो कि जहाँ बहुत दिक्कत है, गुर्बत है, गरीबी है, वहाँ पिछड़ापन है, वहाँ चीजें नहीं पहुंची है, तो नेचुरल है आपकी लाइफ जैसे ही आप पैदा हुए। हालांकि सच बात ये है कि हम में से कोई भी किसी घर में पैदा हुआ हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन हमारा कुदरती जो संघर्ष है, जो नेचुरल स्ट्रगल है, वो तो जन्म के बाद से शुरू हो जाता है। जब तक हम लोग अपने माँ के पेट में रहते हैं, हमारे मदर से हम लोग को सारा फीड मिलता है, वहाँ पर सारा खाना, जो हम लोग का खाना क्या बोलेंगे, जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, हमको खुद से अपने आप सांस लेनी चाहिए। तो स्ट्रगल तो तभी से शुरू हो गया। आपको सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ ही, मेरे साथ ही। लेकिन एक स्ट्रगल जो होता है, जो हमको हमारी बैकग्राउंड से होता है, ठीक। जैसे मैंने अभी कहा कि आप बहुत ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो नेचुरल है कि जिस दिन से आप होश संभालेंगे, उसी दिन से आपका स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो चलता ही। इसके बरक्स, इसके उल्टा अगर आप ये मान के चलिएगा कि अगर आप किसी बहुत अच्छी फैमिली में, अच्छे से मेरा मतलब है बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, कुछ आपको करने के लिए है, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर, तो नेचुरल है कि आपका जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा या नहीं भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये सबका अपने अपने लिए अपना पर्सपेक्टिव है। किसी के लिए लाइफ बहुत आसान होती है, किसी के लिए लाइफ बहुत मुश्किल होती है। अभी कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे कार्टून इस तरीके के जो है शेयर किए गए, और देखा गया कि जिसमें देखा गया कि एक मदर, कार्टून बड़ा मतलब बहुत सेंटिमेंटल था कि उसमें दो मदर हैं। एक मदर जो है बहुत एफ्लुएंट फैमिली से, एक बहुत पुअर फैमिली, दोनों सोच रही हैं कि आज क्या बनाना है। एक के बाद ढेर सारी सब्जियां लगी,
उसको उसमें से चूज करना है कि क्या बनाना है। एक के पास कुछ भी नहीं है, सारे बर्तन खाली पड़े हैं, उसकी फिक्र ये है कि मुझको क्या बनाना है। दो माँ हैं, दोनों को बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तैयार करना है, लेकिन सवाल ये है कि एक के पास कुछ भी नहीं है और एक के पास सब कुछ है। वो सब कुछ के साथ कंफ्यूज है, मुझे क्या बनाना है। एक के पास कुछ है ही नहीं, इसमें क्या बनाना है। दोनों का जिंदगी है, दोनों का जीवन है, दोनों को जीना है, लेकिन यहाँ चीजें अलग अलग हैं। तो लाइफ के बारे में भी मैं यही बोलूंगा कि एक ठीक है, हम लोग मान लेते हैं एक जर्नी, अगर हम लोग ओवरऑल भी मान लें, जितना भी हमारी जिंदगी हमको मिली है बाई नेचर, हमको नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता कौन कितना जिए, ठीक है। तो इस वजह से ये है कि जो है हमारे पास, हम कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे उसको जिए, और अपने लिए नहीं, मुझे लगता है कि दूसरों के लिए जिए तो ज्यादा ज्यादा बेहतर होगा, कि उन्हीं को लोग याद करते हैं, बाकी अपनी जिंदगी तो सब जिए, तुम भी, मैं भी, बाकी जितने भी लोग, लेकिन दुनिया उनको याद करती है जो दूसरों के लिए। तो मुझे लगता है कि जीवन है, एक सफर है, सबके लिए संघर्ष है, स्ट्रगल है, किसी के लिए ज्यादा हुआ, किसी के लिए कम हुआ, इतना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ सबके लिए बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए। सर, आपका सफर जो याद करें अपनी जिंदगी से, जैसे रामपुर से स्टार्ट हुआ 1984 से लेकर के अभी 2021 तक है आपका सफर। आपने बरेली में किया, हल्दीबाद उत्तराखंड में काम किया, मुरादाबाद में काम किया, मानू में काम किया। तो ये छोटी सी जर्नी, आप अपने सफर को कैसे याद करेंगे, छोटे से सफर को या कुछ जर्नी को याद करेंगे? ये दिन बड़ा मजेदार बात है, और तुमने चूंकि मौका दिया है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी जर्नी, इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ी बात, और यहाँ हम बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के बात कर सकते हैं। मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ यहाँ पर, और ऐसे मौके की तलाश में रहता हूँ। देखो, टीचर हूँ, और हमेशा मैंने अपनी क्लास में ये कहा है कि टीचर दो तरह से होते हैं, बाई चांस और बाई चॉइस। जी सर। इसको कुछ भी कह लो, लेकिन मैं भी टीचर जो है बाई चांस हुआ हूँ, बाई चॉइस। मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं टीचर बनूंगा, लेकिन मैं बना, ठीक है, बना नहीं बल्कि कहो बन गया। तो उसकी स्थिति कुछ इस तरह से थी कि रामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला उत्तर प्रदेश का, वहाँ पैदा हुआ। छोटा सा शहर है, थोड़ा पीसफुल है, बहुत पॉल्यूशन उतना नहीं है। छोटा शहर है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं है। जी। बहुत ज्यादा आबादी नहीं है तो इतनी पॉल्यूशन नहीं है। छोटा सा शहर, और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में, तो वहाँ सरकारी घर मिला हुआ था, हम लोग वहाँ रहते थे। कॉलोनी थी हमारी छोटी सी, सामने ग्राउंड था, और बहुत ही बेहतरीन माहौल मुझको मिला है बचपन से। अपने बेहतरीन माहौल में इस सेंस में कह सकता हूँ कि मैं जिस जिले को बिलोंग करता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब, मैं पैदा ही वहाँ हुआ, पढ़ा वाला भी हूँ और पैदा भी बड़ा ही वहाँ हुआ हूँ। कॉलोनी थी हमारी, सब लोग मिलते थे, हिंदू मुस्लिम। मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो, अगर आप डेमोग्राफिक चीजें देखेंगे तो आप देखेंगे कि रामपुर में मुस्लिम मेजोरिटी है, और मतलब लगभग 55% के आसपास मान के चलिए, तो ज्यादातर मेजोरिटी हम लोग की है, मुस्लिम लोगों की। तो मेरी कॉलोनी भी ऐसी थी, हम लोग सब मिक्स रहते थे। तो उस कॉलोनी में पैदा हुआ, हम मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सब थे। सारे त्योहार बचपन से ही मेरी अपब्रिंगिंग हुई कि हम लोग बिल्कुल मिंगल थे, हमें कभी कोई एहसास नहीं हुआ। रामपुर के साथ विशेषता ये रही कि वो जितने भी लोग रामपुर, मैं नहीं, जितने भी लोग रामपुर में रहे और जो टच में रहे, वो इस बात को जानते हैं। और उसके बाद फिर हम, वहाँ का एक स्कूल था, श्री हरि शिशु निकेतन, हिंदी मीडियम। उस जमाने पे इंग्लिश मीडियम इतना क्रेज में भी नहीं था, और हिंदी मीडियम का बेस्ट स्कूल था। हम लोग 3 भाई बहन उस समय पर थे, छोटी बहन उस समय जन्म नहीं हुआ था। वहाँ हम लोग का एडमिशन था। सुबह सुबह जाते, जब छोटे थे तो रिक्शे से जाते थे, थोड़ा बड़े हो गए तो अपने पैदल जाने लगे सब लोग, ग्रुप में स्टूडेंट। आराम से रहते थे, सुबह शाम खेलते थे, लाइफ अपने मजेदार जैसे चल रही होती थी। बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, छोटी मोटी चीजें, टेंशन ज्यादा थी नहीं, खिलौने भी ज्यादा नहीं थे। कभी कभी मुझे लगता है खिलौने ज्यादा नहीं थे, इसलिए टेंशन भी कम, क्योंकि खिलौने ना होने की कंडीशन में हमें अपने दोस्तों के साथ खेलना होता था, और दोस्तों के साथ आप जितना खेलेंगे उतना मुझे लगता है कि आपकी टेंशन जो है वो धीरे धीरे कम होती है। आज थोड़ा सा मैं फील करता हूँ कि आज बहुत सारे बच्चों के पास खिलौने हैं, लेकिन दोस्त नहीं, तो वो कहाँ अपना सोशलाइजेशन उनका कहाँ उतना अच्छे हो पाता है जितना हम लोगों के, ऐसा मैं मानता हूँ कि जितना हम लोग के टाइम पर हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से अपना आराम से रहे 6, 7, 8 तक किए। उसके बाद हाई स्कूल में आया। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा मुझको लगता है, मैं यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि थोड़ा सा अवेयरनेस कह लो या कुछ भी कह लो इसको, कि हम लोग चूंकि मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो क्योंकि पूरे खानदान में कोई टीचर भी नहीं था जो हम उसको गाइड कर पाता क्या कुछ, ऐसे टीचर बनना ही नहीं था, थोड़ी बात तो ये है, तो कोई भी क्या गाइड करता, एक नॉर्मल लाइफ में। हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया। हाई स्कूल इंटर करने के बाद फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ द पीजी कॉलेज से बीएससी किया, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में।
मजेदार बात यह है कि ये आलम देखो कि गाइडेंस ना होने का और मेरी अनअवेयरनेस का कि ग्रेजुएशन तक हम मुझको ये नहीं पता था कि ग्रेजुएशन में भी डिवीजन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम तो ये मानते थे बस बीए पास बीएससी पास हो, बस पास ही तो होना है, करना क्या है, ये जी सुनते सर। थे आसपास अपने। जी सर। तो उसी तरह से तैयारी चल रही थी। हालांकि हाई स्कूल इंटर में तो पता चल गया था कि डिवीजन होती है, जी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, लेकिन ग्रेजुएशन में पता नहीं। उसी हिसाब से तैयारी की मैंने, तो मेरी फर्स्ट डिवीजन जो है बहुत कम मार्क्स से रुक गई। फिर मैंने एमए किया, यहाँ तक एमए तक का सफर, और ये बात है 2002, एमए इन इकोनॉमिक्स। तब तक दिमाग में 1% ये बात नहीं थी कि टीचर बनना है। एज यूजुअल जो एक युवा महसूस करता है वही सब चीजें महसूस करते थे, अरे कर लेंगे, ये है वो है। और मैं एक और तुम लोगों को वाकया यहाँ अपना जरूर तुम लोगों से जिक्र करना चाहूंगा कि उस समय पर बीटीसी हुआ करती थी, जिसको आज लोग डीएलएड बोलते हैं, डीएलएड के नाम से जानते हैं, प्राइमरी में टीचर्स के लिए। ये लगभग बात है 2001 के आसपास में। उसी समय पर चूंकि 2000 में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, तो डीएलएड के फॉर्म यानी कि बीटीसी, उस जमाने में बीटीसी बोलते थे, उसके फॉर्म आए हुए थे और मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था उसमें। आप सिंपल फॉर्म भर देते थे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट बनती थी, आपका सिलेक्शन हो जाता था, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती थी 1-1.5 साल के बाद पूरा करने के। तो उन्होंने मेरे कहा कि बेटा ऐसा है कि वो बीटीसी के फॉर्म आए हुए हैं तो भर देना। तो चूंकि मेरा टीचर बनने का इच्छा ही नहीं थी, सोचा ही नहीं था, तो मैंने सुन लिया हाँ पापा भर दूंगा। बोले हाँ ठीक है भर जरूर देना। पापा रोज मुझे याद लाते थे 3-4 दिन तक, भर दिया भर दिया। मैं कहा पापा भर दूंगा भर दूंगा भर दूंगा। जानबूझकर मैंने उसकी लास्ट डेट निकाल दी, ठीक है, नहीं भरा उसको क्योंकि मेरा मन नहीं था। जब लास्ट डेट निकल गई तो पापा भी इतना ज्यादा वो नहीं थे, पूछते जरूर थे लेकिन कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा पूछा। पापा बोले बेटा भर दिया फॉर्म। तो फिर मैंने वो डेट निकल गई। अरे तुमसे तो कह रहा था मैं, हालांकि डाटा तो नहीं उन्होंने, लेकिन बोले तुमसे तो कह रहा था। तो हालत ये थी कि मुझे टीचर बनने की इच्छा नहीं थी, मैंने वो फॉर्म जानबूझ के उसको निकाल दिया था। कोई बात नहीं, इसी तरीके से धीरे धीरे एमए हो गया। लेकिन उस समय पर एक दबाव आया, दबाव जो अमूमन एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि भैया क्या करोगे, एमए कर लिया आपने, है। तो उस समय पर ये था कि भाई कम से कम कुछ नहीं है तो बीएड ही कर लो। कुछ ठीक है, टीचर नहीं बनना कोई बात नहीं, बीएड कर लो। तो बीएड कर लोगे तो कम से कम ये रहेगा कि कोई चांसेस तो बना रहेगा कि टीचर कहीं तुम्हें अपना जॉब लग जाएगा तुमको। ये सोचते हुए मैंने फॉर्म भरा। तो फॉर्म भरने के बाद जो है 2003 में तो मेरा सेल्फ फाइनेंस, उन दिनों सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो थी बीएड में शुरू हुई थी। सेल्फ फाइनेंस स्कीम थी, उसमें एक कॉलेज था बरेली में, वहां मेरा सिलेक्शन हुआ। फीस बहुत ज्यादा थी, फीस बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि मैं दे नहीं सकता था। तो वो अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो गई और 2003 मेरा खाली चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। खराब बहुत लगा कि यार नाम आया भी और पैसे की वजह से जो है कर नहीं पाए भी, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस था वो। भाई जितनी फीस वो लोग सभी लोगों को मालूम है, जितना बोलते हैं उससे कई गुना ज्यादा बैठ जाती है। खैर बहरहाल है, अगली बार मेहनत की तो 2004 में फिर वो गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर, जहाँ का जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ, वहीं पर सरकारी कॉलेज है हमारा, उसमें मेरा फीस। वहाँ फीस नॉमिनल होती है, सरकारी जैसी फीस। वहां मैंने एडमिशन ले लिया। अब सारा चेंज जो लाइफ में आया और मेरी पर्सनैलिटी में आया, वो आया बीएड के दौरान और बीएड के बाद। बीएड की ट्रेनिंग में पता नहीं क्यों मुझे इतना इंटरेस्ट है, जो अभी तक मैं सोचता था कि टीचर नहीं बनना या कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन भी किया साइंस बैकग्राउंड से, फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया, लेकिन जब मैंने बीएड करना शुरू तो पता नहीं कैसा क्या चेंज उसमें ऐसा आया, मुझे उसकी चीजें इतनी अच्छी लगने लगी। और मैं इतना, हालांकि मैं बहुत रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ अपनी, कोई जाए ना जाए, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बहुत ज्यादा कोहरा, बहुत ज्यादा ठंड होती थी, हम मुश्किल से 3-4 स्टूडेंट होते थे, मैं वहां मेरे, कोई नहीं आता था, हम लोग जाते थे, कोई आए ना आए हम जाते थे। ये रेगुलरिटी शुरू से रही मेरे पास। तो बीएड मैंने रेगुलर किया अपना, और वहाँ के हमारे कुल मिला के 6 टीचर्स थे उस डिपार्टमेंट में, उनके संपर्क में रहे। बीएड के बाद से फिर जो है सारी चीजें एकदम से बदली, सोचने का ढंग बदला, पर्सनैलिटी बदली, सब कुछ बदला। और वो बीएड में जो चीजें हमको बताई गई, जो आज तुम लोग पढ़ते हो सेमेस्टर सिस्टम में, जिसको तुम लोग फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी बोलती हो, तो वो भी हमारा पेपर था, फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के नाम से था वो। और उसके बाद फिर जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो आजकल तुम लोग डेवलपमेंट ऑफ लर्नर के नाम से जो पढ़ते हो, तो वो हमारा जो पेपर था उस समय पर वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से था, मुझे याद आ रहा है। तीसरा पेपर हमारे पास स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का हुआ करता था। यस सर। सॉरी, ये चौथा पेपर हुआ करता था, और एक हुआ करता था हिस्ट्री का पेपर, जो आजकल तुम हिस्टोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन एजुकेशन जो पढ़ते हो, वो थर्ड पेपर हुआ करता था। जी सर।
पांचवा पेपर जो होता था हमारा, वो होता था हमारा मेथोडोलॉजी का, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना मेथोडोलॉजी है, पेडागोजी। लेकिन यहाँ आप लोग मेथोडोलॉजी अलग अलग करते हो, पेपर दोनों अलग अलग हैं। जी सर। लेकिन मेरे टाइम में मेथोडोलॉजी का 100 मार्क्स का पेपर होता था, तो 50 का एक मेथोडोलॉजी, 50 का एक मेथोडोलॉजी, मतलब जी। एक साथ हुआ। जी। और 3 घंटे में हमको 2 कॉपियां मिला करती थी उस टाइम पे, जी। जैसे अभी तो 3 घंटे में एक कॉपी आप जी पूरा सर। करते हो, हम लोग जी को सर। 2 मिला थी। और एक छठा पेपर था हेल्थ जी। एजुकेशन का। जी। ये सारे पेपर मैंने पढ़े और मुझे इतना इंटरेस्ट आया इन सब में और इतना मन लगने लगा कि मैं उसमें मतलब सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से पढ़ा था। उस समय पर मुझे कोई, मैंने तुमसे कहा, कोई अवेयरनेस नहीं थी। हालांकि उस समय तक ये पता चल गया था कि बीएड में भी जो है डिवीजन का खेल होता है, जी। थ्योरी में भी फर्स्ट डिवीजन होती है और यहाँ प्रैक्टिकल में भी फर्स्ट डिवीजन होती है, जी। मतलब डिवीजन अलग अलग है। जी। लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी कर रहे थे, करते करते एग्जाम वगैरह दिए। देने के बाद अब इसे कोइंसिडेंट ही कहोगे तुम, मैं तो कोइंसिडेंट ही कहता हूँ कि हम लोग 59 स्टूडेंट थे, क्योंकि 60 टोटल बैच जो है 60 का हुआ करता था, हम लोग 59 थे टोटल बैच। इसे कोइंसिडेंटली जो है मैंने अपना बैच टॉप किया। और ये वो दौर है कि जब मोबाइल शुरू हुआ था, तभी उसी साल ये रिलायंस वाला जो फोन था, धीरू भाई अंबानी वाला CDMA फोन जो थे, वो लॉन्च हुए थे। मेरे घर में भी एक फोन था। तो रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ, तो अभी आप लोग तो बड़े एडवांस भाई माहौल में जी रहे हो, खटाखटी निकालते हो उसमें और सारा डिटेल्स निकलता है। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं था। हम लोगों के साथ रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे पहले इंडिकेटिव आया करता था और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो वेबसाइट पर अपलोड हुआ करता था। तो मुझको आज भी याद है कि मेरे दोस्त हैं, अभी भी हैं रामपुर में, मुताहिर हुसैन जैदी। मुताहिर ने मुझको फोन किया, बोले रुईकान, हाँ भाई मुताहिर, बोले मुबारक हो भाई, तुमने टॉप कर लिया। अरे बाप रे, टॉप कर लिया यार, क्या सुना रहे हो? अब एक एवरेज स्टूडेंट जो ऐसे ही पढ़ रहा हो बस, वो अगर हाँ वो टॉप कर ले, ठीक है, तो ये उसके लिए एकदम यकीन करने वाली बात होगी नहीं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। और इंटरनेट उन दिनों घर पर नहीं हुआ करते थे, एक कैफे वगैरह में हुआ करते थे, स्पीड बहुत स्लो हुआ करती थी। खैर फिर एक दो लोगों के और फोन आए जिन लोगों ने देखा था, जो मुझसे थोड़ा एडवांस फोन, तो खैर इस तरीके से किया। अब यहाँ देखो बीएड तो हो गया। बीएड के आखिर में जब बीएड एग्जाम वगैरह चल रहे थे, ये मैं सिर्फ तुम लोगों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि देखो कैसे चीजें हमारे हाथ में नहीं, हमको नहीं पता होता कि हम क्या करने जा रहे हैं, नेचर हमको किस काम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। आप लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों से भगवान मैं तो नेचर करता हूँ। हमको नहीं पता होता कि नेचर ने हमें किस काम के लिए चुना है, ठीक है। इसलिए बेहतर यही है कि आप जो काम करें अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। पढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छे से, पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से, वरना हम में से कोई नहीं जानता हम किस काम के लिए चुने। खैर तो बीएड के आखिर में जाके किसी स्टूडेंट ने कहा, अरे यार एमएड भी होता है बगल के शहर में, मर्दाबाद में हिंदू कॉलेज मर्दाबाद है, वहाँ पे एमएड भी होता है। तो मैंने दिमाग लगाया, यार बात तो सही है कि जब बीएससी के बाद एमएससी होती है और बीए के बाद एमए होता है, तो बीएड के बाद एमएड भी होता ही होगा, ठीक है। ये तुम अब कंपैरिजन कर लो, आप अपनी जनरेशन से और मेरी जनरेशन से अवेयरनेस कर पाते। यार बात तो सही, एमएड भी होता होगा। अच्छा पता किया भाई एमएड कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो पता ही चला कि हिंदू कॉलेज के फॉर्म जो है वो आए हुए हैं, वो एक बुक सेलर है, वहाँ सेल हो रहा है और 100-150 रुपए का फॉर्म था। उनमें ज्यादा सीटें बहुत कम होती थी क्योंकि एमएड बहुत ज्यादा था। फॉर्म भर दिया, मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ करते थे। नेचुरल था कि मेरे नंबर बहुत अच्छे थे तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाना था, तो मेरा सिलेक्शन एमएड में हो गया। एमएड में चले गए। अब गवर्नमेंट एज पीजी कॉलेज छूट गया और अब मैं बगल के शहर में हिंदू कॉलेज मर्दाबाद, ट्रेन से हम लोग अप एंड डाउन करते थे, मैं और मेरे कोलीग और थे, तो हम लोग एमएड शुरू हुआ। वहां का माहौल एकदम अलग था। वो एडेड कॉलेज था, सरकारी एडेड कॉलेज था। पॉलिटिक्स वहाँ बहुत हावी, वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स हावी थी, वहाँ टीचर्स के बीच की पॉलिटिक्स बहुत हावी थी। तो वहाँ एक्चुअल में क्लास नहीं होती थी, अच्छा वैसे रहता था बिल्कुल एकदम। तो खैर चलता रहा एमएड, चलता रहा। एमएड करने के दौरान ही मेरा एमएड का रिजल्ट तो बाद में डिक्लेयर हुआ, उससे पहले फिर ये हुआ कि नेट में बैठना है। अब थोड़ा सा अवेयरनेस आने लगी ना धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लोगों के साथ मिलते गए। तो अब ये हुआ कि भाई अगर आपको डिग्री कॉलेज में जाना है तो फिर आपको नेट में बैठना पड़ेगा, नेट के एग्जाम। तो मैंने ठीक है भाई, नेट के फॉर्म भी देखो, तो उस समय पर फॉर्म मैनुअल लाया करते थे, कुछ भी ऑनलाइन नहीं था। 5 रुपए का फॉर्म मिलता था यूजीसी का, ये इतना लंबा, मतलब मुड़ा हुआ बड़ा लंबा सा फॉर्म होता था, बहुत घटिया से कागज पे छपा हुआ। 4-5 फोटो लगते थे उसमें, और फोटो को भी हमको खुद वेरीफाई करा के भेजना पड़ता था।
तो वो फॉर्म लेकर वो भर दिया। नेट का एग्जाम मेरठ सेंटर हुआ करता था। मेरठ मेरे घर से करीब 160 किलोमीटर दूर होगा। ताऊ जी रहते थे, तो कोई ऐसा वो नहीं था कि वहां चले जाते थे एक दो दिन पहले। वहां गए तो वो मेरे एमएड का एपीएल में भरा था, तो मेरे एमएड का रिजल्ट तो आया बाद में। कुछ और टेक्निकल दिक्कत हो गई थी उसमें, कुछ स्टूडेंट्स के फर्जी एडमिशन हो गए थे, तो उस चक्कर में हम सब लोग का रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट मेरा एमएड का तो आया बाद, लेकिन जेआरएफ का रिजल्ट आ गया पहले। इसकी भी कहानी ये है कि मेरी आदत नहीं थी कि मैं कभी रिजल्ट देखता था। हो जाएगा तो लेटर आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो यही होगा और क्या। और उस समय पर ये सब कुछ मैनुअल होता था। ये अभी भी बोल रहा हूँ, मैनुअल हुआ करता था, ऑनलाइन नहीं होता था कुछ भी। 2005 में मैंने एमएड किया, एग्जाम दे रखा था मैंने दिसंबर 2005 का। रिजल्ट बहुत डिले आते थे, क्योंकि ये इस समय पर ओएमआर जैसा नहीं था, सब रिटन था उस समय पर, क्योंकि सब मैनुअल था और कुछ भी नेट पर नहीं था। इसलिए रिजल्ट आने में कम से कम 7-7 8-8 महीना लग जाता था नेट के एग्जाम का। तो फिर जून वाला आ गया, हर 6 महीने पर होता था। तो फिर जून वाला भी मैंने अप्लाई कर दिया, वो भी मैं अपीयर हो गया। उसके बाद 2005 में, यानी 2005 में मैंने एडिशन दिया, जब एमएड मेरा हो गया, वो होते होते 2006 हो गया। तब मुझको मेरी पहली जॉब उत्तराखंड में मिली, जय अरिहंत एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैंने वहां ज्वाइन किया। पहला सेल्फ फाइनेंस कॉलेज था, पहला बैच था उन लोगों का, और हमें से ज्यादा टीचर जो थे वो सब नए। तो जोश भी बहुत था, लेकिन डर भी बहुत था। जोश इसलिए था क्योंकि भाई पढ़ाने जा रहे हैं, वो भी बीएड में बड़े बच्चों को, नौकरी मिल रही थी। और मैं यहाँ जरूर तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि 2006 में जब मैंने ज्वाइन किया, तब मेरी सैलरी जो थी वहां पर थी 7,000 रुपये, 7,000 पर मंथ। 7,000 पर मंथ से वहां शुरुआत की। शायद 1.5 महीने मैंने पढ़ाया होगा। और फिर जो मैंने दिसंबर 2005 में जो नेट दिया, उसका रिजल्ट कब आया मैंने नहीं देखा। उसका रिजल्ट मैं देखता नहीं था। जी सर। जेआरएफ का लेटर मेरे घर पहुंचा है बाय पोस्ट। तो पहले सब पेपर पे हुआ करता था, अब तो सब ऑनलाइन होता है पेपर पे। बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट से जेआरएफ का लेटर मेरे घर पर पहुंचा। अब सवाल ये था कि जेआरएफ का लेटर जब मेरे घर पहुंचा, मेरे भाई ने उसको खोल कर देखा तो उसकी समझ में नहीं आया। और समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उस फील्ड के नहीं है, वो भी छोटा है मुझसे। जी सर। जब मेरी अवेयरनेस का ये हाल है तो वो छोटा था, तो अंदाजा लगा सकते हो कि वो तो उस समय पर मतलब शायद उसने बीएससी किया ही होगा उस समय, मुझे लग रहा है। तो उसको इतना भी इल्म नहीं था कि ये किस चीज का लेटर है। तो अब पढ़ तो रहा है वो ऊपर से नीचे तक सब, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। तो फिर बगल में एक हमारे और टीचर थे, वो उनके पास लेकर गया कि हो सकता है सर ज्यादा जानते हैं। अब उनको भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो इतना समझ गए कि ये नेट से संबंधित है, क्योंकि ऊपर यूजीसी लिखा हुआ था, यूजीसी। तो ये समझ गए कि ये नेट से कुछ रिलेटेड है। खैर मेरे भाई ने मुझको फोन किया, मुझे बहुत अच्छे से याद है आज। ये बात है एग्जैक्टली 12 अगस्त 2006 की, क्योंकि 15 अगस्त 2006 का मेरे यहाँ प्रोग्राम होने वाला था, उसी बीएड कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ा रहा था। और मैनेजर के साथ बैठा हुआ मैं बात कर रहा था, मेरे भाई का फोन आ रहा था मेरे मोबाइल पे। मैं बार बार कट कर रहा था उसको, और वो बार बार मुझे मिला रहा था। मैं बार बार कट कर रहा, वो बार बार उसको मिला रहा। तो मैं समझ गया कि मामला कुछ इमरजेंसी होगी, इसीलिए बार बार फोन मिला रहा। तो मैं उठ के आया बाहर। मैं बाहर उठ के आया और उसने फोन पे कहा कि भैया वो सर जो थे ना, उनके पास ही खड़ा हुआ था। तो फोन एक्चुअल में मेरे भाई ने उनको दे दिया था, तो वही बार बार फोन मिला रहे थे। भाई तो नहीं मिला था मुझे बार बार, लेकिन वो मिला रहे थे। जी सर। तो फोन उठाते ही जो है उन्होंने मुझसे कहा, अरे भाई तुम्हारा जो है नेट क्वालिफाई। तो शायद उस दिन की फीलिंग मैं आज भी अपनी शरीर में फील कर सकता हूँ, जब मैंने 12 अगस्त 2006 को जब ये बात सुनी। कि आज हो सकता है कि देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नेट में ऐसा कि उस समय पर ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये था कि उस समय की बात इसलिए अलग थी क्योंकि उस समय पर उतने कम टीचर नहीं थे, लेकिन लेवल भी अलग था। उतनी बुक्स हमारे पास नहीं थी, और बहुत ही रेयर लोग क्वालिफाई कर पाते। मेरा पैर कांप गया, अगर लिटरली मैं उस दिन गिर ही जाता, मैं उन दरवाजे पे गिरता अपने मैनेजर की। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब तो बोले भाई वो ऐसा हो गया। मैंने कैसे पता आपको? बोले लेटर तुम्हारा आया है। तो अब क्योंकि मीटिंग चल रही थी अंदर, तो मैंने कहा ठीक है मैं कुछ देर बाद बात करूंगा। मैंने फोन करके मैं मीटिंग में चला गया, लेकिन अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मीटिंग में कहाँ मतलब तो दिमाग में तो जो है मतलब वो आ गया था। लेकिन ये भी था कि पता नहीं उन्होंने कौन सा लेटर पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया, सही पढ़ लिया। तो मेरी आदत है कि जब तक मैं खुद ना देख लूँ मुझे विश्वास नहीं। जल्दी जल्दी मीटिंग निपटाई, तुरंत में जल्दी से हाँ करके उनके साथ बाहर निकल के तुरंत मैंने फिर से भाई को फोन किया।
मैंने कहा भाई ऊपर से नीचे तक जो लेटर आया ना पढ़ दे मुझको ऐसे फोन पे। ठीक है, लेटर इंग्लिश में था जी। तो मेरे भाई की इंग्लिश उतनी ज्यादा तो फ्लुएंट नहीं थी, तो वो बेचारा जोड़ जोड़ के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, JRF लेटर, अवार्ड, ये डेट, नीचे से ऊपर तक बेचारा वो करीब आधे घंटे में मुझे पूरा लेटर एक पेज का सुना पाया। मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा, अब मुझको ये कंफर्म हो गया कि मेरा JRF हुआ है। सर को ये था कि नेट हुआ है, लेकिन मुझे कंफर्म हो गया कि अब क्या हुआ है, JRF हुआ है। तो जब वो मेरा JRF हो गया तो फिर मुझको इस बात का यकीन हो गया कि अगर मेरा ये वाला दिसंबर 2005 वाला अटेम्प्ट क्लियर हुआ है तो 100% मेरा जून वाला भी क्लियर, क्योंकि वो भी मेरा पेपर अच्छा हुआ था। मुझे अंदर देखो सारे, मैं ये बात बोलूंगा कि हम एज ए एप्लीकेंट, एज ए स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि हम लोग कॉपी पे क्या लिखते हैं। तुम लोग भी, मैं भी, ठीक है, हम सब जानते हैं। भले से हम लोग सच कितना बोल रहे हैं, झूठ कितना बोल रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि हमारा पेपर कितना अच्छा हुआ है और हम कितना लिख कर आए हैं। तो मुझको पता था कि अब जब मेरा ये अटेम्प्ट क्लियर हो गया तो मेरा वो भी क्लियर हो जाएगा। और फिर यही हुआ कि मेरा जून 2006 वाला जो था वो भी क्लियर हो गया। हालांकि वो नेट के लिए हुआ था, क्योंकि उसमें मेरे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो थे वो गड़बड़ हो गए। मेरी मैथ बहुत वीक है, मुझे समझ लो मैथमेटिकल फोबिया है। तो क्योंकि वो वाले पेपर दूसरा वाला था, उसमें स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन ज्यादा है, वो मेरा स्टैटिस्टिक्स गड़बड़ हो गया था। तो वो सिर्फ नेट के लिए हुआ, लेकिन ये वाला मेरा JRF हो गया था। तो इस तरीके से जो है फिर हम मेरा JRF हुआ। और जैसे JRF हुआ तो, और मैं इसलिए जानबूझकर तुम लोग को यहाँ पे सैलरी बता रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि तुम ये देखो कि आज हम जिस जगह पर हैं हम आए कहाँ से। जी सर। ठीक है, ये एक ही झटके में नहीं आए हैं, जी सर। ये रात में नहीं आए, एक ही दिन में नहीं आए, एक हफ्ता नहीं लगा है, जी सर, इसलिए टाइम लगा है ना। तुम लोगों को भी, सबको, मैं जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस चीज को देखेंगे, मैं कहना चाहूंगा जी सर, यू हैव टू पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में चीजें नहीं बदलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। बड़ी चीज को पाने के लिए, बड़ी कामयाबी को पाने के लिए बड़ी मेहनत होती है और बड़ा ही धैर्य यानी कि पेशेंस रखना होता है। तो वो जो सैलरी मेरी 7,000 रुपये महीने की थी, मैंने अपने मैनेजर को 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया, घर गया, अगले दिन लेटर लेके आया वापस वहां से। मैनेजर साहब को उसकी जो है फोटोकॉपी दी मैंने, और मैनेजर बोले सर आज से ही जो है आपकी सैलरी हम ग्रेड में लेंगे, मतलब मुझे क्वालिफाइड टीचर मान लिया गया क्योंकि मैं नेट हो गया था। उसी दिन से मेरी सैलरी 13,500 हो गई। ठीक है, तो तुम सोचो कि कहाँ मिल रही हो 7,000। जब मैं 7,000 रुपए के लिए, जब 7,000 रुपए मुझे मिलते थे, मैं तब भी सोचता था यार इतना पैसा कहाँ खर्च करूंगा, इतने सारे 70 नोट जब मिले ना 100 के, मुझे पहली बार कैश मिलती थी करनी, बाप रे बाप, जेब भर गई मेरी, कहाँ खर्च करूंगा मैं, मेरा खर्चे आते थे उस समय पर। हम लोग इतने खर्चे नहीं हुआ करते थे। गाना सुनने का शौक था मुझे, तो वो CD कितनी आती थी, वही MP3 पायरेटेड जो आती थी 20-25 रुपए की। जी सर। एक CD ले ली, एक महीना चलती थी, उसमें 20-25 नई मूवी हुआ करती थी। अब 7,000 वाले की सैलरी, जिसको 7,000 ज्यादा लग रहा था, उसकी सैलरी हुई कितनी, लगभग डबल, 13,000। तो लेके भाई तुम अंदाजा लगाओ। अब हालात ये हो गई कि मेरी सैलरी मेरे फादर की सैलरी के आसपास है। ठीक है, तो ये उनके लिए भी खुशी का मौका, ये मेरे लिए भी खुशी का मौका, ये मेरे परिवार के लिए भी खुशी का मौका। ठीक, तो वो जो शुरुआत 2004 से, जो ट्रांसफॉर्मेशन 2004 से हुआ, जो कुछ भी अभी मेरे पास है ये उसका, तो नेचुरल है कि मैं उस समय पर टीचर बनना नहीं चाहता था। ठीक है, लेकिन शायद मुझे नेचर ने चुना था कि तुमको टीचर ही बनना है। तो घुमा फिरा के जो है वो अल्टीमेटली मुझे चाहे इधर से हुआ या उधर से हुआ, मैं टीचर बना। लेकिन अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ माई प्रोफेशन। बहुत ही बढ़िया हुआ, मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मैं टीचर बना, हायर एजुकेशन का टीचर बना, उसमें भी BEd का टीचर। और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस बात में और भी लकी मानता हूँ कि BEd का टीचर। और चाहूंगा कि इन फ्यूचर, अगर, वैसे तो मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नेक्स्ट बर्थ होता है, तो अगर होता है तो मैं तो चाहूंगा अगली बार से भी जो है, जो मैंने 2-3 साल इधर बेकार खर्च कर दिए ना पहले, वो नहीं, अब तो मैं शुरू से ही कोशिश करूंगा कि बिल्कुल तुरंत ही टीचर बन जाऊंगा। इस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई, जो मेन जो शुरू हुई वो 2004 से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। और 2004 से होते इसके बाद जो है फिर मैं प्राइवेट, एक मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी थी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, वहां पढ़ाया। एक बात बहुत अच्छी है मुझे यहाँ पर लगती है, और मैं सब आप लोगों को जरूर बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, कि देखो काम अपना ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ। ये हो सकता है कि तुमको रिकॉग्निशन ना मिले, ठीक है, ये हो सकता है कि तुमको ये लगता हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे इस मेहनत का कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, ये तुमको फील होगा।
शायद तुमको ये भी फीलिंग हो सकती है कभी कि यार मैं इतना करता हूँ, ठीक है, और वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, दूसरे टीचर्स कुछ नहीं करते हैं और मैं इतना ज्यादा कर रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा कर रहा हूँ तब भी मुझको उतनी सैलरी उतनी फैसिलिटीज, वो दूसरे कुछ नहीं कर रहे हैं उनको भी इतनी सैलरी उतनी फैसिलिटीज, तो मैं क्यों करूँ? तो ये थिंकिंग बहुत गलत है। कभी भी आप लोग अपने माइंड में ये मत लाना कि वो कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे। आप सिर्फ ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है। अपने एम डिसाइड करो क्या करना चाहते हो। ऐसे ही छोटे मोटे कंपटीशन और छोटी मोटी एनवी के साथ और कंपैरिजन के साथ वहीं आप अपना जिंदगी काटना चाहते हैं या किसी बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं? और अगर बड़े मुकाम पे जाना है ना तो ये छोटे मोटे कंपैरिजन जो होते हैं इन सब से आपको बाहर निकलना है। सिर्फ ये देखो मुझे क्या करना है। ये मैंने किया जब मैं हल्द्वानी में था, पहला कॉलेज था, मैंने उसकी लाइब्रेरी की हर किताब को अच्छे से जो मुझे लगती थी मैंने पढ़ी। फिर मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मरदाबाद में सिलेक्शन हुआ मेरा, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, कभी आप लोग वेबसाइट पे देखिएगा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के डायरेक्टर ने भी जो है मुझसे कहा, बोले रविकांत जितना मेहनत से पढ़ा सकते हो उतना मेहनत से पढ़ाना है, बाकी जो तुमको चाहिए सीधे मुझसे बोलना। तो मैंने वहाँ जबरदस्त मेहनत की। जी सर। उसके बाद फिर मेरा 2012 में सिलेक्शन हो गया यहाँ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, पोस्टिंग मुझे दरभंगा में मिली। मैं फरवरी 2012 में दरभंगा में ज्वाइन करने के लिए आ गया। यहाँ की भी एक अजीब सी कहानी है कि जब मर्दाबाद में पढ़ाता था, देखो मैं इसीलिए तुमको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आज जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है किसी भी तरीके से, जी सर, चाहे वो मुस्लिम को लेकर हो, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर हो, कुछ भी लेकर हो, ये सब बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफी की बातें हैं। इतनी ज्यादा बेवकूफी की बातें हैं कि इस पे तो बात ही हमको नहीं। और ये मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ कितनी लोगों ने हेल्प की है, ये एग्जाम्पल है। तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ कि मेरा जहाँ जन्म हुआ, मैं मेरे आज भी वहाँ के दोस्त हैं, उस्मान हैं और काशिफ नाम का एक लड़का, और इवन मेरी कॉलोनी में जो कि सरकारी मकान होते हैं, नंबरिंग होती है मकान, तो मेरे घर का नंबर था E1, E1, E2, E3, E4 ऐसे। E1 में मैं रहता था फैमिली के साथ, E3 में एक हमारी हम उनको दादी बोलते थे, वो अपने बेटों के साथ रहती थी, मुस्लिम। मेरी परवरिश में सबसे बड़ा हाथ उनका, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार उन्होंने जो है किया, तो मेरा बचपन जो है उनके साथ हुआ है, मेरी अपनी दादी भी और वो भी दादी। तो या तो मैं उनके साथ होता था या मैं इनके साथ। और उस समय पर हालात ये थे कि मेरी मदर को, मेरी दादी को कभी ये फिक्र नहीं होती थी कि छोटा, चूंकि घुटनों चलना सीख गया मैं, या वैसे कि और भी बच्चे थे, कि क्योंकि पूरा सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, करो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, किसके खेल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं बोलना चाहूंगा प्लेटफॉर्म से, ऐसा कभी नहीं था, ना अभी भी है। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है जो बेवजह की हमें करने की कोशिश कर रही है। यहाँ एक बात और तुम लोगों को शेयर करता हूँ, एक और वही जो दादी जिनको मैं बोला ना, उनकी एक नाती, वो नाती जो है रहती थी थोड़ा दूर, मतलब हमारे घर से थोड़ा सा आगे, लेकिन क्योंकि वो हम उम्र थी, मेरी उम्र की थी नाती, और उसका नाम भी मैं बोलना चाहूंगा, फरहा नाम था उसका, नाम भी उसका याद है। अब तो मुझे लग रहा है उसके 2-3 बच्चे होंगे, पता नहीं है कहाँ, मुझको ये भी नहीं मालूम। तो फरहा नाम था उसका, मुझको याद है। तुम लोग को विश्वास नहीं होगा कि फरहा अपना बर्थडे जब बनाती थी ना, वो वहां आके बनाती थी हम लोग का, स्पेशली वो बर्थडे अपने घर बना, बहुत बड़ी फैमिली से थी, बहुत बड़ा घर है उसका, था उस समय पर भी। तो वो जो है वहां आती थी छोटा सा केक लेके शाम को, और मैं, मेरे भाई बहन, अगल बगल के 2-3 बच्चे वहां, और टॉफी लेके आती थी अपने साथ, वहां हम लोग के साथ सेलिब्रेट करती थी शाम को नानी के यहाँ पढ़ा, और तब जाती थी वहां से, नहीं तो वो अपने घर करती नहीं थी। तो हालात ये थे, और वो आती रोज थोड़ी थी, वो तो वीकली आया करती थी, क्योंकि उसका अपना दूसरा स्कूल था, वो दूसरे स्कूल पढ़ती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये चीजें जो है हमको बहुत मोटिवेट करती है। इसमें जो सब आजकल जो हो रहा है ना, अब आगे की बात बताता हूँ, चलो और एग्जाम्पल बताता हूँ हमको। डेली अप एंड डाउन जब हम लोग करते थे ट्रेन में, तो ट्रेन में अक्सर ये होता है कि जो आपके मतलब जो है लाइक माइंडेड लोग होते हैं, जो आपके जैसे सोच के लोग होते हैं, उनके ग्रुप बन जाते हैं, है ना, वो एक आपसे अपना आप। तो एक और हमारे मेरे साथ से आज भी रामपुर में है, टीचर है वो, आमिर सर। आमिर सर जो है वो मर्दाबाद में DPS में टीचर थे, कॉमर्स के, तो वो अप एंड डाउन करते थे, और मैं अपना मर्दाबाद अपने कॉलेज में डाउन करता था, अप एंड डाउन। आने जाने का टाइम हम लोग का सेम था ऑलमोस्ट। सुबह हम लोग आते थे, तो वही ट्रेन जो यहाँ आती है जनसेवा और जननायक,
जी तो जनसेवा हमको सुबह मिलती थी नॉर्मली मर्दाबाद के लिए। हम लोग तो जानते ही हो कि बड़ा भीड़ होती है उसमें, जी धक्का मुक्की में, ठीक है। जी तो जी ऐसे एक दिन जो है घुसे और आमिर सर ने एक कागज मुड़ा हुआ था उनके पास, किसी कागज का फटी हुई कटिंग थी, मुड़ी हुई थी, और उन्होंने मुझे पकड़ाई और इनको देख लेना आप कॉलेज में जाके अपने, क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो मैंने भी वो कागज उनसे लिया, अपने बैग में डाला, ठीक है सर वहां देखूंगा, क्योंकि इतना वहां भीड़ भाड़ में वो नहीं था कि उसको पढ़ा जाए क्या है। जी सर। मैं उस दिन जो है अपने कॉलेज आया, और कॉलेज में आने के बाद मैंने देखा तो वो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट था। जी तो वो आमिर सर को लगा कि शायद सर की क्वालिफिकेशन है और सर के लिए जो है ये ठीक रहेगा, फिट रहेगा, तो उन्होंने जो है वो मुझको हैंड ओवर कर दिया था। अच्छी खासी वैकेंसी थी, 30 वैकेंसी थी। मैंने उसमें फॉर्म फिल कर दिया, मैंने कहा ठीक है देखेंगे। अब चूंकि उस समय पर तो एलिजिबिलिटी तो हो ही गई थी, जी तो नेचुरल था कि भाई मैं एक कंपटीटर था तो मुझे भरना था फॉर्म, मैंने भर दिया। जी तो भरने के बाद जो है फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब नेचर सेलेक्ट करती है ना आपको काम पे, तो वो हालात ऐसे बनते जाते हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सेंटर जो है वो है हैदराबाद, उसका जो सेंट्रल ऑफिस जो है, हेड ऑफिस। और वो पूरे भारत में उनके कॉलेज हैं। आज की डेट में वो करीब 24 से ज्यादा स्टेट्स में है हमारे पास शायद इस समय पर, जगह जगह। ये दरभंगा में कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन उसी का सेंटर है। उसमें भी ये हुआ कि उस समय के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने ये तय किया कि पूरे भारत से फॉर्म आए थे, तो उन्होंने ये तय किया कि अगर हम नॉर्थ इंडियंस को वहां बुलाएंगे हैदराबाद, तो बहुत टीए देना पड़ेगा और थोड़ा दिक्कत भी होती है लोगों को आने जाने में। तो उन्होंने ये तय किया कि हम लोग ऐसा करेंगे कि एक इंटरव्यू कराएंगे दिल्ली में, एक इंटरव्यू कराएंगे हैदराबाद। तो जो साउथ के लोग होंगे उनका इंटरव्यू हम लोग हैदराबाद करा लेंगे, और जो नॉर्थ के इस तरफ के जो लोग होंगे उनका इंटरव्यू हम दिल्ली करा लेंगे। तो मेरे पास जो कॉल लेटर आया वो आया दिल्ली के, क्योंकि मैं यूपी में रहने वाला था। दिल्ली में जामिया में नेहरू गेस्ट हाउस है, मुझको आज भी याद, नेहरू गेस्ट हाउस में वो इंटरव्यू कॉल आ गई मेरी इंटरव्यू की। दिल्ली मेरे यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर है, बाई रोड बाई ट्रेन बड़ा अच्छा सिस्टम है। जाड़े थे मुझको ये याद है, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। निकला ही रहा था, दिन भर अपना जॉब की, शाम को घर पहुंचा, खाया पिया, मम्मी से बोला कि बता दिया था कि इंटरव्यू है, जाना है देने के लिए, और बैग रखा अपना, और शाम को करीब मैं 9 साढ़े 9 बजे निकल आया। बस अड्डे पे बस पकड़ी, बस पूरी खाली थी, दिन रात सर्विस चलती है हम लोग यहाँ, बड़ा अच्छा सर्विस है। पीछे की सीट पे जाके लेट गया मैं। उसने मुझे तकरीबन 3:30 बजे छोड़ दिया आनंद विहार उस अड्डे पर। अब चूंकि मैं छोटे शहर से था और मूवमेंट मैंने इतना किया नहीं था, ट्रैवलिंग मैंने इतना की नहीं थी, थोड़ा सा हेजिटेशन होता था मुझको। अब जबरदस्त ठंड और आनंद विहार बस अड्डे पे उसने छोड़ दिया इतनी सड़के में। फिर बस पकड़ते पकड़ते खैर इधर उधर घूमते घामते दिल्ली मेरे लिए बड़ा आज भी भूल गया जैसा लगता है। हम लोग नेहरू गेस्ट हाउस में पहुंच गया। नेहरू गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद जो है सबसे पहले पहुंचने वालों में से हम 2 ही लोग थे, एक मैं और एक जो है और थे मेरे साथ। तो हम 2 लोग पहुंचे और कोई नहीं था वहां पे, कोहरा था हल्का फुल्का। हम लोग धूप में बैठे, थोड़ा शरीर गर्म किया अपना, ठंड लग रही थी बहुत। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद जो है देकर अपने घर आ गए, छुट्टी मिला, ठीक है भैया इंटरव्यू हो गया, उनसे बात करते, हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। अब एक दिन जो है फिर शाम को वहीं तीर्थंकर से जब मैं वापस आता हूँ तो अपनी गाड़ी में खड़ी कर ही रहा था, तो पापा बोले बेटा वो तुम्हारा कोई मौलाना आजाद से लेटर आया है। बस पापा ने जब ये बोला ना मुझे, तो मेरा मन खुश हो गया, है ना। मन क्यों खुश हो गया? इंटरव्यू में दे चुका था। जी आपके पास रिजेक्शन का लेटर नहीं आता है कभी, आपके पास कभी भी लेटर आता है किस चीज का आता है? एक्सेप्टेंस का, आपका सिलेक्शन का आता है, सिलेक्शन का, एक्सेप्टेंस का आता है ना। बस मन खुश हो गया, बिना लेटर देखे ही जो है मुझे मालूम था कि लेटर आ गया। ऑफर लेटर था, ऑफर लेटर बोलते हैं आजकल उसको। ऑफर लेटर था, तो उसमें जो है नेचुरल है कि मतलब उसको पढ़ा तो मन खुश हो गया, अरे वाह भाई हमें नौकरी लग गई, हम तो इसको ऐसे देखे आए थे, नौकरी लग गई। तो फिर आइडिया लगाने लगे कितनी सैलरी होगी, कितनी सैलरी होगी। उस समय तक मेरी सैलरी वहां पहुंच गई थी 21,000 कुछ रुपए, 21,400। तो लोग अंदाजा लगाने लगे कितनी सैलरी होगी, कितनी, कोई कह रहा कि 30,000 होगी, कोई कह रहा 40 होगी। फिर मेरे एक जो सीनियर है उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो, पीएचडी तुम्हारी तब तक हो जाएगी, पीएचडी अवार्ड हो चुकी थी, तुम्हारी सैलरी कम से कम 50,000 होगी। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा सैलरी। सच बात यह है कि उतनी ही थी। बहरहाल खैर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पोस्टिंग के लिए मैं आया फरवरी 2012। यहाँ एक नई और चीज तैयार थी मेरे लिए, और वो ये थी कि जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि यहाँ तो मीडिया ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो उर्दू बना जाता है, उर्दू
लाइब्रेरी टीचिंग चल रही थी उन दिनों उस स्कूल में, कॉलेज में, हमारे यहाँ कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में। बिहार इससे पहले कभी मैं आया नहीं। टीचर एजुकेशन की जो है बड़ा इंटीरियर में था, तो जैसे तैसे करके पहुंचे तो वहाँ सारी किताबें भी उर्दू में, न्यूज़पेपर भी उर्दू में। मैं उनका पूछा, उनका शौकत थी ये यहाँ तक, ये तो यहाँ तो उर्दू है, तो उर्दू में तुम लोग सोचो। तो पहली बार मैं घर रोते रोते मुझको भी बड़ा खराब लगा, घर टूट रहा है मेरा, क्योंकि मुझे होम सिकनेस आज भी बहुत। तो वहां पे जाके पता चलता है कि आपको मीडियम ऑफिसर उर्दू है, जो कि आपको आती नहीं थी। अब क्या होगा? खैर नौकरी तो नौकरी है भाई। बहुत परेशान हुआ मैं। तुम लोग शायद यकीन नहीं करोगे, 2012 में 31 साल की उम्र में मुझे नौकरी मिली थी। 31 साल की उम्र में मैं फोन पे रोने लगा पापा के पास। पापा इतनी दूर आ गया हूँ, यहाँ उर्दू में है, मैं कैसे करूँगा? तो पापा ने मुझसे कहा कि बेटा देखो ऐसा है, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं। 31 साल का था मैं, फिर तो तुम लोग को याद दिला रहा हूँ। पापा ने कहा देखो हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, तुम चाहो तो अगली सीट से वापस आ जाओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें दूसरी नौकरी मिलेगी। तो उनका ठीक है। एक कजन मेरे साथ था, कजन के साथ आया था, थोड़ा मदद के लिए ले आया था मैं उसके साथ में। तो फिर मैंने अपने सर से बात की, मेरे पीएचडी सुपरवाइजर। तो वो समझ गए मेरे मन की बात कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने थोड़ा मुझे डांटा भी, बोले तुम पागल हो गए हो कि जिस नौकरी के लिए इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं तुमको मिल गई है, तो तुम अब जो है मतलब ऐसी बातें कर रहे हो हैं। और पहले तो तुम ये बोलते थे कि सर पहली नौकरी अगर लगी सरकारी तो पाकिस्तान भी चला जाऊंगा। और अब तुम्हें मिल गई तो मतलब अब तुम्हें हिंदुस्तान में मिल गई तो तुम अब कह रहे हो सर मेरा मन नहीं लग रहा। बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत करो, वहीं रुको, ठीक है, बहुत मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं। और बोले सब आसानी से नहीं होता, थोड़ा मेहनत जरूर पड़ती है। उनकी बातें समझ में आई धीरे धीरे। फिर वहाँ हमारे और नए कुलीग आए कुछ, उन लोगों ने मदद की, पुराने कुलीग्स ने मदद की, और धीरे धीरे फिर मामला सही हुआ। उर्दू सीखना शुरू किया मैंने। और फिर मुझे लगता है 2015 में, मैंने 12 में ज्वाइन किया, 2015 में फिर मैंने हाई स्कूल किया उर्दू से, यूपी से ही उर्दू। फिर जामिया वाला कोर्स किया, फिर मैंने उर्दू मैंने सीखी वहाँ पर। और धीरे धीरे फिर उर्दू में इतनी अच्छी, अब चूंकि देखो मैं रामपुर का रहने वाला, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, गंगा जमनी तहजीब वहाँ की, तो बहुत से उर्दू के वर्ड्स तो पहले से फैमिलियर था मुझे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग बोलते थे, है ना। बस फर्क क्या था कि अब रीडिंग और राइटिंग क्या फर्क था, पढ़ना और लिखना उर्दू को, तो वो थोड़ा थोड़ा करके वहां से सीख लिया। और फिर धीरे 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 उर्दू के मैंने बहुत सारे वर्ड सीखे। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया, ऐसा मेरे स्टूडेंट बोलते थे, मैं तो नहीं बोलूंगा, मुझको मैं दावा भी नहीं कर सकता, मेरे ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, बोले कि सर आपका उर्दू का जो बोलने का लहजा है वो सबसे बेहतरीन है वहाँ पर था, मतलब अब तो खैर उर्दू सुन रही है। और मुझे भी लगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा शौक हो गया मुझको कि मैं उर्दू के ऐसे वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के ऑनलाइन, और इस समय पेनेट आ गया था मेरे पास, उर्दू सीखी फिर। और 2016 तक, दिसंबर 2016 तक मैं करीब 4.5 साल का जो वफा है वहाँ पर मैंने अपना पूरा किया। 3-4 बैचेस निकले, बहुत एंजॉय के साथ और बहुत बढ़िया थे। लेकिन इन सब में देखो वहाँ भी एक नया चल लगता है ना। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, सडनली उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी में आता है, जहाँ उर्दू में आपको ही सारे काम करने हैं, जबकि उर्दू आपको आती नहीं है। तो ऐसे में क्लास में सर्वाइव करना, आप अगर कितने दिन स्टूडेंट को बेवकूफ बना सकते, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, उसके बाद स्टूडेंट को बहुत दिन आप हवा में नहीं रख सकते, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो नेचुरल है कि फिर हम वो चीजें सीखी बच्चों को समझाने के लिए, उसके लिए, ये सब चीजों के लिए, और धीरे धीरे वहाँ सीखते वहाँ भी अपना जो कुछ कर सका स्टूडेंट्स के लिए वो किया वहाँ पर। तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, जो मैंने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 5.5 साल। और फिर उसके बाद दिसंबर 2016 में मेरा यहाँ इंटरव्यू हुआ, फिर यहाँ सेलेक्ट हो गया। तो अब देखो जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, फिर मैं उर्दू मीडियम में गया, उर्दू मीडियम से फिर कहाँ इंग्लिश मीडियम में आ गया। आगे का पता नहीं, ठीक है, आगे का पता नहीं। अब कुदरत ने पट दे दिए हैं तो बस सफरों में ताकत भरी जा रही है, जितना मौका मिला यहाँ से भी उड़ लिया जाएगा जी। तो हमको अपनी कोशिश करनी जी। आपका सफर सर बाय चांस टू बाय चॉइस हुआ, आपका सफर बाय चांस टू चॉइस हुआ, एक 100%। और एक स्ट्रगल रही। हम डार्विन की थ्योरी याद आती है मुझे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप हर जगह जाके सर्वाइव करते रहे और एग्जिस्ट करते रहे सर।
तो सर आपने बीएड करिकुलम को पढ़ा रहे हैं, आप खुद बीएड किए हैं, तो जैसे हॉलिस्टिक एजुकेशन एक नया कॉन्सेप्ट आया है सर, आप हमारे लोग को, हमारे जो सुनने वाले हैं उसे हॉलिस्टिक एजुकेशन से क्या व्यवस्था कराएंगे या तब्दीली क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से सर? देखो, होलिस्टिक एजुकेशन मैंने आपको तो पढ़ाया ही वहाँ पर, और बाद में भी कई बैचेस को पढ़ाया। और होलिस्टिकली जब बात करते हैं ना, तो हमने उस समय पर नाम दिया था हार्मोनियस डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं। देखो, बात ये है जो मुझको लगती है, मैं उस समय भी आप लोगों से क्लास में बहुत ओपनली इस बात को बोला था कि सिर्फ 2 क्रेडिट के कोर्स से हम ये तय नहीं कर सकते, ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा स्टूडेंट होलिस्टिकली डेवलप हो गया। ठीक है, हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमने चीजों को हर कोर्स को, हर सिलेबस को, हर डेवलपमेंट को, मैं बल्कि सीधे बोलूंगा अपने हर डेवलपमेंट, हमने अपने स्टूडेंट्स के हर डेवलपमेंट को मार्क्स से जोड़, हमने ग्रेड से जोड़। ठीक है, चाहे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो चाहे साइकोलॉजी हो, वो चाहे वो डेवलप हुआ हो या ना डेवलप हुआ हो, 1% डेवलप हुआ हो, 100% डेवलप हो गया हो, लेकिन वो उसको हर हालत में कोर्स पास करना है। और जिन्हें कोर्स पास कर लिया, अब चाहे वो डेवलप हुआ या नहीं हुआ, इसकी कोई गारंटी। तो हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमने जो है हमने पूरी एजुकेशन को, जो सीखने का जो नशोनुमा जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं, डेवलपमेंट को, वो मार्क्स से जुड़ा हुआ है। जो मार्क्स लाएगा हम मानेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपको पढ़ाया, आप सारे स्टूडेंट पास हो गए, बात खत्म, सर्टिफाइड हो गए जी सर, कि आपको समझ में आ गया होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब हुआ नहीं हुआ, आप लोग क्लास में एज ए टीचर सर्वाइव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आप क्लास में एज ए स्टूडेंट अपने हक हकूक जानते हो या नहीं जानते हो, अपने अधिकारों को जानते हो नहीं जानते हो, इससे किसी को क्या मतलब है? मतलब सिर्फ किससे है? 2 क्रेडिट कोर्स से पास कर लिया, कर लिया। तो अगर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो आपको शुरू से हमें वो वैल्यू का डेवलपमेंट शुरू से करना होगा। और यहाँ मैं कहूंगा कि इस पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के कोर्स को रीशफल करने की जरूरत है। यहाँ बच्चा जब यूजी में मेरे पास आ रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट मुझको याद आ रहा है शायद आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में था सर, जिस साल आप लोग एडमिशन लेते हैं है ना। फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब ये है कि आप इंटर के बाद आ रहे हैं, प्लस 2 पास करने के बाद आ रहे हैं, और प्लस टू करने की जो एवरेज एज है वो कितनी होती है किसमें? 20, 16, 18 16, 18 मान लो, चलो ठीक है, 16, 18 हम मान के चलते हैं कि 16, 18, 16 ही साल की उम्र में, चलो मिनिमम मान लेते हैं 16 साल की उम्र में स्टूडेंट हमारे पास आता है और हम उसको डेवलपमेंट क्लास। 16 साल का मतलब ये होता है कि वो अपनी आइडियोलॉजी डेवलप कर चुका है पहले। 16 साल की एज में, खास तौर से आज की एज में, आज का जो हमारा इतना तेजी से जो बदल रहा है सोसाइटी, उसमें 16 साल के बच्चे की आइडियोलॉजी कुछ ना कुछ डेवलप हो जाती है, कुछ ना कुछ उसकी सोच तय हो जाती है पहले। अगले 2 सालों में तो वो वोट करने का अधिकार पा जाएगा 18 साल के बाद। तो हम उस पहले से ढले हुए आदमी को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं किसको? आप मिट्टी के पके हुए बर्तन को दोबारा से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, और ये पॉसिबल ही नहीं किसी भी हालत में। जो बर्तन पक चुका है, जो मोल्ड हो चुका है, पक चुका है, अब आप उसे मोल्ड नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो पका हुआ बर्तन टूट जाएगा। ठीक है, मोल्ड करने की जो बात है ना, वो जो कच्ची मिट्टी जब होती है तब की बात होती है, और वो जो कच्ची मिट्टी होती है ना, वो होती है बेसिक एजुकेशन। तो मुझको लगता है कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात हम लोग सोच रहे हैं, इसको हमको वहां मजबूत करना चाहिए जब वो कच्ची मिट्टी थी। यहाँ तक तो आते पक गया वो मेरे पास, अब मैं उसको क्या करूँ? बहुत ज्यादा प्रेशर करूंगा तो वो बर्तन टूट जाएगा, तो फायदा क्या है उसका? तो फिर अल्टीमेटली यही होता है कि तो जैसा है वैसा ही उसको 2 ग्रेड का कोर्स है, 2 ग्रेड का कोर्स समझ के उसको पूरा कर दिया जाए, इसको पढ़ा दिया जाए। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दूसरे मुल्कों से, हम जापान से लेते हैं, आप फिनलैंड की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, फिनलैंड का एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, जापान का देख लीजिएगा। उनके पास जो वैल्यू जो डेवलप होती है तो वो वहीं से डेवलप होती है, बेसिक से। वैल्यू डेवलप करने का मतलब भाषण देना नहीं होता, लेक्चर देना नहीं होता है क्लास में। वैल्यू डेवलपमेंट करने का होता है मतलब कि फर्स्ट यू हैव टू अडॉप्ट इट इन योर ओन बिहेवियर एज ए टीचर। पहले टीचर को वो सारी चीजें खुद अपने बिहेवियर में इन्वॉल्व करनी है, उनको एसिमुलेट करना है, तब वो एग्जाम्पल रखेगा हमारे स्टूडेंट के सामने कि देखो मैंने ऐसा कर लिया, आप तुम भी ऐसा करो। कि भाषणबाजी से थोड़ी होगा क्लास में आने के बाद के ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझको लगता है कि हम पूरी कोशिश करें कि हम इसको वहां पर डेवलप करें, हमारी बेसिक एजुकेशन में। अगर वहां हम डेवलप कर पाएंगे तो हम लोग इसको अच्छे से, क्योंकि वही एक एज है, तो ठीक है। अब एक कोर्स का हिस्सा है तो हम लोग उसको कोर्स की तरह ही करा रहे हैं, सच बात ये है। नहीं तो मुझे
मैंने उस क्लास में भी और हर बैच में मैंने ये कहा था कि देखो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं सिर्फ ये 2 क्रेडिट की नॉलेज आपकी मेजर कर सकता हूँ होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, जी सर। आपका बिहेवियर नहीं कर सकता। जी सर। ठीक है, आपको पढ़ा दिया मैंने, अब हो सकता है कि 4 साल में मैं कोई भी कोर्स ना पढ़ाऊं आपका आगे, जी और ऐसा हुआ जी तो उस कंडीशन में मैं कैसे पता करूंगा। और वैसे भी 4 सालों में जो 4 साल आप हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे साथ थे, हम जी आपके बिहेवियर का एक छोटा सा पहलू तो देख सकते हैं, आपकी पूरी लाइफ पूरा बिहेवियर। तो मुझको लगता है कि होलिस्टिक एजुकेशन की जरूरत तो है हमको, लेकिन ज्यादा अच्छा हुआ कि हम यहाँ ना करके इसको पूरा फोकस करते हैं बेसिक एजुकेशन में या उससे थोड़ा ऊपर। यहाँ जी। आके तो बच्चा मैच्योर। एक बदलाव की नीड है सर अभी के समाज में, कि मतलब एजुकेशन सिस्टम में। बिल्कुल अ, बिल्कुल। जी सर। सर, अभी के एजुकेशन सिस्टम में अभी कोविड के टाइम पीरियड देख रहे हैं सर, टेक्नोलॉजी से आपका वास्ता है। आपने बताया कि आप छोटे मोबाइल पे आप नेट नहीं देख सके, आज व्हाट्सएप क्लिक करते हैं तो हमको मैसेज मिल जाती है, आपको जेआरएफ का मैसेज नहीं मिल पाया। आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो सीखना जरूरी क्यों हो गया है? आज एजुकेशन सिस्टम से भी हम देख सकते हैं कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं मिल पा रही है टेक्नोलॉजी के कारण, तो कहीं ना कहीं हम लोग लैग किए जो कोविड पीरियड को झेल नहीं पा रहे हैं। आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी क्या है सर? नहीं, देखो टेक्नोलॉजी जरूरत है और ये तो डेवलपमेंट है हमारा। ठीक है, हम इसको टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। आज हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, 2G 3G 4G 5G सब है, हम इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। इससे पीछे अगर जाओगे, टेक्नोलॉजी तो हर जमाने में रही ना। जब आदि मानव था, खाली हाथ था, कुछ नहीं था, उसके बाद तभी उसने हथियारों को खोज लिया, तो वो हथियार उसके भी टेक्नोलॉजी थे। उसने पहिए का इन्वेंशन किया, वो पहिया उसकी टेक्नोलॉजी था। तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा से रही है और आगे भी। ठीक है, ये फॉर्म बदलते हैं। हम लोग 2G से होते होते अब हम 5G तक आ गए हैं। जी सर। अभी कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि शायद जापान जो है वो 6G का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, कल ही के न्यूज़पेपर। तो ये जरूरत भी है हमारी, जरूरत इसलिए क्योंकि देखो अब मुल्क हमारा इतना बड़ा हो गया है, आबादी भी बढ़ रही है और इतना तेजी से चेंजेस जो हो रहे हैं, तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं हुई हमारे पास, जी सर, हम कुप अप नहीं कर पाएंगे, ये जरूरी है। जी। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि इतने बड़े मुल्क में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है, बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है कि जिनके पास अभी बुनियादी जरूरतें रहने की, ये बुनियादी जरूरतें उनके पास पूरी नहीं हुई हैं उनकी। तो ऐसा ना हो कि, बल्कि मुझे लगता है शायद ऐसा हो गया, एक तबका तो ऐसा हो गया सोसाइटी का, एक हिस्सा तो ऐसा हो गया कि जो बहुत डेवलप, वो 5G के साथ जी रहा है। एक वो है कि जिसके पास अभी फोन भी नहीं पहुंचे हैं, जिसके पास अभी नेट के बारे में, फोन तो पहुंच गया, नेट के बारे में उसने सोचा ही नहीं, इतना दूर है कि वहां सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं। तो वो चीजें हमको ध्यान रखनी होंगी कि हम कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम सब चीजों को बराबर करें। जब कभी हेल्दी कंपटीशन की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि हमको हर चीज को बराबर करना होगा। यानी कि यहाँ भारत का, इस मुल्क का हर एक गांव, हर उस फैसिलिटी से लैस जो शहर है, तब तो हम बात करेंगे कि बराबरी का मामला है। अदरवाइज आप अगर किसी बिहार के बहुत दूर दराज के, शेर घाटी के बहुत दूर दराज के स्कूल के बच्चों का कंपटीशन यहाँ के DPS के बच्चों से कराएंगे तो ये कोई कंपटीशन थोड़ी होता है। वहां मैं खुद देखा है अपनी इलेक्शन की ड्यूटी में, जब मैं गया था, वहाँ रोड नहीं है, खेतों से तो हमारी गाड़ी निकल के गई। ठीक है, और वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां भी स्कूल है, वहां मुझे नहीं लगता कि, ठीक है मान लिया अगर इंटरनेट जा भी रहा होगा तो उतनी चीजें तो नहीं है जितनी हमारे पास है। तो जरूरत तो है, मैं जरूरत से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा, इसके बिना हम चल नहीं सकते, लेकिन हमको कोशिश ये करनी है कि हम सबको बराबर लेके चले, अपने साथ लेकर। वो हिस्सा जो पीछे छूट गया कोरोना में, आपने देखा, और अभी भी अगर आपने देखा हो तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो अभी इससे बहुत ज्यादा वाबस्ता नहीं है, उनके पास ये चीजें मुहैया नहीं है, उनको दिक्कत होती है। घर में एक ही स्मार्टफोन है, बच्चे 2 हैं, बहुत कॉमन सी बात है, दोनों की एक साथ क्लास मिल रही, कैसे अटेंड करें? तो हमको वो ख्याल रखना होगा किसी भी तरीके से। मैं नहीं कहता कि ये जिम्मेदारी किसकी है किसकी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है, लेकिन हमको कोशिश करनी है कि हम उनका ख्याल रखें। सर, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का गैप जो हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, वो कम कर सकता है आपके हिसाब से सर? जो गैप जो हो गया है एजुकेशन सिस्टम में, टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट मेक द फुलफिल ऑफ गैप? देखो, मुझको लगता नहीं है कि ये गैप बहुत ज्यादा कम होगा। कम इसलिए नहीं लगता मुझको कि जो 2G से 5G पर आ गए, जैसे मैं ही तुमको बता देता हूँ, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। जब मैं तीर्थंकर महावीर में पढ़ा रहा था और जब मैंने ज्वाइन किया था 2012 में दरभंगा में, तब 3G लॉन्च हुआ था और BSNL की सिम हम लोगों ने ली थी, मुझको आज भी आना है दरभंगा में, हालांकि चलती नहीं थी ज्यादा अच्छी।
और दरभंगा में ज्यादातर टाइम मैंने 2G के साथ काटा है, बल्कि पूरा ही टाइम 2G के साथ काटा है। 2G की स्पीड आप अंदाजा लगा लो क्या रही। कई 100 घंटे मैंने जो है 2G के नेटवर्क को गोल गोल घूमता रहता था करके उसका कर्सर और बैठा रहता था उससे। ठीक है, अब मैं 5G में आ गया। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी अभी 2G पर पहुंचे या 3G पर पहुंचे, तो वो गैप जो है ना वो मेंटेन है। मतलब अगर आगे वाला आगे बढ़ रहा है और पीछे वाला आगे बढ़ रहा है तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो जो गैप है वो बीच में मेंटेन, ये गैप कम नहीं होता। ठीक है, डेवलपमेंट उसका भी हुआ, उसके बाद पहले एक भी फोन नहीं था, वो फोन पे आ गया। ठीक है, लेकिन जिनके पास फोन थे वो और भी आगे निकले। और ये मुझको जो लगता है कि ये शायद थोड़ा सा इस वजह से हो सकता है कि मेरी सोच गलत भी हो, कि जो एक डिमांड एंड सप्लाई है जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवाद, पूंजीवाद, ये गैप कभी कम होने नहीं देता। देखिए पूंजीवाद टिका ही इस चीज पर है, कुछ लोगों के पास चीजें होंगी और कुछ लोगों के पास नहीं होंगी। जिनके पास होंगी वो उनको बनाने के लिए डिपेंड करेंगे किस पर, जिनके पास नहीं होंगी, और जिनके पास नहीं होंगी चीजें वो अपने जिंदा रहने के लिए किस पर डिपेंड होंगे, जिनके पास चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि गैप जो है ना एक मेंटेन रखा है, क्योंकि जिस दिन ये गैप खत्म हो गई, जिस दिन सबके पास सब चीजें हो गई, तो फिर चीजें बिकेंगी क्यों। तो मुझे लगता है कि गैप जो है ना ये हमको सोचने की जरूरत है कि सब कुछ महंगा होता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, सब कुछ डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीजें उतनी अच्छे से स्मूथली काम नहीं कर रही, खासतौर से एजुकेशन। तो लगता है कि गैप जानबूझ के मेंटेन किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा तो ये चीजें फिर ऐसे ही, मतलब ये स्ट्रगल जो है ये हमेशा, जो आगे वाला है वो और आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है वो आगे बढ़, तो मतलब स्ट्रगल सबका है, ये स्ट्रगल शायद ही कभी खत्म कर पाए हम लोग इस सिस्टम के अकॉर्डिंग।